मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर किसी भगवान को मंदिर के बाहर रख दिया जाए तो क्या उनके लिए आस्था खत्म होती है या उनकी मर्यादा पे कोई प्रभाव पड़ता है? उन्हें तो घर से निकाल दिया, लेकिन लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे? कर्नाटक का जो हम जीत के आए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। धन्यवाद मोदी जी कि अंबानी अडानी को धनाढ्य करने के लिए हम गरीबों के जेबों से आपने नोट निकाले, उनको अमीर बना दिया। धन्यवाद मोदी जी कि आज भी आप हमारे देश को चलाने के बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लोग से बातें कर रहे हैं, चीतों को खाना खिला रहे हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो डिस्कवरी में खुद ही जा रहे हैं। पर देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाओं के लिए आपके पास बात करने के लिए समय। मैं यही तो दुर्भाग्यजनक मानती हूँ कि जिनका परिवार नहीं, जिनकी पत्नी नहीं, जिनका बच्चा नहीं, जिनका सम्मान नहीं होना है, जो रिश्तों की अहमियत नहीं जानते हैं, जो पकौड़ा तलने को युवाओं का रोजगार बोलते हैं, हमारी जैसी डिग्री वालों को जिन्होंने लाके खड़ा कर दिया सड़क पे, वो रिश्तों की अहमियत, महिलाओं की अस्मिता की संवेदनशीलता को कभी नहीं समझ। लेकिन महंगाई, अरे मोदी जी को नहीं पता चलेगा, उनका सूट बूट बहुत ही लाख रुपए का है मैडम। हमसे पूछिए, हम गृहिणी है, 200 रुपए का तेल, उसके बाद पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए पैसे, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे। और मैडम सुनिए मेरी बात, हम तो है बेरोजगार युवा, हमको क्या करना है? जिंदाबाद करना है। हमको बस बनाएंगे क्या? वो राम जी जो नफरत बांटते हैं, वो राम जी जो लोगों के बीच में विभाजन करते हैं, मैं उस राम को मानती हूँ। मैं वो हिंदू हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 14 साल के वनवास में गए और प्रेम, सौहार्दता, भाईचारा और त्याग तपस्या को बताया। तो ये बात तरीके से कल कर्नाटक का रिजल्ट आया, उसके ठीक 5 मिनट बाद डब्ल्यूएफआई से विजय ब्रजभूषण शरण ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, एक वाक्य बहुत प्रचलित है कि सत्य की जीत होती है और सत्य कभी डरता नहीं है। और जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इन आरोपियों, इन अत्याचारियों और शोषण करने वाले, विभाजन की राजनीति करने वाले, देश को नफरत की ओर ढकेलने वाले लोगों को जवाब दिया है, ये बहुत बड़ी जीत है सच्चाई की। दूसरी जीत है लोकतंत्र की, तीसरी जीत है जनता की, और चौथी जो जीत है हमारे खिलाड़ियों की। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे न्याय व्यवस्था में खिलाड़ियों की बात करें, क्या लग रहा है कर्नाटक की जनता पे जो खिलाड़ियों का भी फर्क पड़ा था? देखिए, जनता देश के अलग अलग प्रांतों से अगर यहाँ पे समर्थन देने आई है तो ये बताता है कि हम देश के हर भाई और बहन के, उनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन जब हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसे नकारा, आखिर में जीत किसान की हुई। किसान हमारे भाई हैं, देश के एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में जब जिस शोषित वर्ग के साथ में इस तरह का अन्याय होता है, देश का जनता उसके साथ होती है। और लेकिन क्या लग रहा है आपको, जहाँ जहाँ महिला शोषण की बात आती है या फिर अत्याचार की बात आती है महिला पे, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के नाम? देखिए, ये तो चाल चरित्र वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को टिकट देती है, उन्नाव में एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, रातों रात उनके पिता को सलाखों के पीछे मार दिया जाता है, तिरंगा यात्रा निकालकर देश के गौरव का अपमान किया जाता है बलात्कारियों के समर्थन में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। वो केवल अपने वक्तव्य में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी जैसी बेटी को किससे बचाओ? क्या बलात्कारियों से बचाओ? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ? संस्कारी है ना भारतीय जनता पार्टी जी, यही हमारे संस्कार है, जहाँ पे हम दिखाते हैं कि हम बेटियों को पूजते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं बेटियों की बलि देकर अपने सिंहासन पर विराज। लेकिन क्या लग रहा है, क्या इन बेटियों पर जो धरना चल रहा है इसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि पद से हट गए? देखिए, बेटियों को जब तक अंतिम न्याय नहीं मिल जाता, बेटी की अस्मिता राजनीति का विषय नहीं है। और किसी को डेजिग्नेशन से निकाल देना केवल ये न्याय नहीं है। अगर बलात्कार राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मंच पे जो नेता आते हैं तो कहा जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने आ रहे हैं, कांग्रेस ने बैठा है इन लोगों को। आपको मैं बता दूं कि हमारे देश की जो संरचना है ना, वो राजनीतिक प्रणाली से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि जब सत्ता में जो बैठा होता है वो एक प्रणाली लाकर देश को चलाने का काम करता है, और जो विपक्ष में होता है वो जनता के मुद्दों को हुक्मरानों के सामने रखने का काम करता है। और जितने भी विपक्ष हैं, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से निरंतर युवाओं के मसलों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर और विभिन्न प्रकार के जनता की मुद्दों को लेकर आवाज उठाते आए हैं। और यही कारण है कि देश में विपक्ष और सामाजिक संगठन लगातार सरकार के खिलाफ हर गलत नीति में खड़ी होती है, क्योंकि उन्हें आवाम के और देश के लोगों की बात पहुंचाना है। कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, वहीं राहुल गांधी की सत्ता चली गई, घर खाली करा दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर किसी भगवान को मंदिर के बाहर रख दिया जाए तो क्या उनके लिए आस्था खत्म होती है या उनकी मर्यादा पे कोई प्रभाव पड़ता है? उन्हें तो घर से निकाल दिया, लेकिन लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे? कर्नाटक का जो हम जीत के आए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। जनता मुद्दों पे राजनीति को समझ रही है, जनता विभाजन की राजनीति से परे हो चुकी है, नफरत
को अलग हटा के मोहब्बत की दुकान। चलिए आपसे पूछूंगा, बेटी है तो लगातार स्मृति ईरानी बेटियों की बात करती है, कर्नाटक में प्रचार कर रही थी और उन्होंने वहां भी जाकर महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात कही थी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या केवल वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद महिलाओं की बात कर रही थी जो शासन के समर्थन में एक तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हम सड़कों पे चलने वाले आम इंसान और बेटियां तो सुरक्षित नहीं है। तो किन बेटियों की बात कर रही थी? क्या काल्पनिक बेटियों की बात कर रही भारत थी? जोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी के पास उसके बाद नोटिस आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मैंने कई महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसकी वजह से राहुल गांधी के पास नोटिस आया था। तो मैं ये आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बलात्कारियों को अपने उसमें शरण देती है, बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। अदरवाइज अभी तक जो बृजभूषण सिंह जी हैं उनके ऊपर तत्पर कार्रवाई होती है। एफआईआर करने में कितना समय लिया? और जो बात आप कह रही हैं, राहुल गांधी जी ने हर एक शोषित वर्ग का आवाज उठाने का काम किया है और जब जब आवाज उठी है वो एक चिंगारी की तरह आग का रूप लेकर आगे बढ़ी है। देश का हर व्यक्ति जान रहा है, मीडिया बेशक उसमें समर्थन देना दे, दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया और युवाओं के माध्यम से वो पहुंच रहा है। चलिए मीडिया की बात आप कर रही थी तो मैं कल की बात बता देती हूँ। कर्नाटक का रिजल्ट आया लेकिन मीडिया में कर्नाटक को ना दिखा के कहीं ना कहीं निकाय चुनाव दिखाए जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है और पत्रकारिता का सम्मान है, लेकिन एक अनुरोध है पत्रकारों से और मीडिया से कि देश में जो भी गतिविधि हो रही है उन्हें दिखाना, उन्हें बताना, सच्चाई को रखना, ये उस चौथे स्तंभ का कर्तव्य होता है। माना कि पार्टी में नेता गलत हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं, लाल किला की प्राचीर से भावुक हो गए थे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, नेता के लिए भी, संगठन के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, आरएसएस के लिए भी, अगर आप महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं को समतुल्यता, समानता का अधिकार की बात करते हैं, आपके आरएसएस में कौन सी महिला है जिसको आपने सर्वोच्च पद पर बिठाया है, जिसको आपने अपने ऊपर राज करने दिया है? स्मृति ईरानी को आप क्यों अपने ऊपर नहीं बिठा कर रखते कि वो देश चलाने में आपकी मदद करे? आपने सीतारमण जी है उनको आपने कठपुतली बनाकर रख दिया है। आप मुझे एक बात बता दें, महिलाओं के सम्मान की इतनी चिंता है तो जो आपके बीच में महिलाएं हैं उनको आप ऐसे सर्वोच्च पद पर बिठाकर ऐसे मुद्दों पे सामने आकर क्यों लड़ने नहीं देते? क्या वो महिलाएं नहीं है या वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित महिला है? लेकिन आप स्मृति ईरानी की बात कर रही थी, महिला बाल विकास मंत्री है ना वो, तो ये तो आप स्वयं ही मुझे व्यंग बता रही है कि वो महिला बाल विकास मंत्री है। अगर महिलाओं के विकास की बात करती तो ऐसे इतने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे उनका एक वक्तव्य तो आता, वो तो बलात्कारियों के साथ खड़ी है। वो भी देखने गई है ना केरला स्टोरी। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा, नफरत, विभाजन, सत्य की आवाज को दबाने का प्रयास, लोकतंत्र के ढांचे को गिराने का प्रयास। चलिए एक सवाल और पूछूंगी, यूपी के हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, यूपी में योगी जी भी है, लगातार बुलडोजर की बात की जाती है। देखिए, मैं उस राज्य की बात करती हूँ जहाँ हम जमीनी स्तर पे अंतिम पंक्ति के काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। हमने एक किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के साथ न्याय किया। हमने राजीव गांधी युवा मितान योजना के माध्यम से युवाओं के साथ न्याय किया। आज लगातार अगर आप न्यूज उठा के देखिए, नई नई भर्तियां निकल रही है, युवाओं को रोजगार में लाया जा रहा है। हमने वनोपज खरीदी के माध्यम से, धान खरीदी के माध्यम से बिहार के आदिवासी अंचलों में जो माओवाद की तरफ जा रहे थे उनको माओवादी विचारधारा से अलग करने के लिए, मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूं, उनको आर्थिक मजबूती दी ताकि नक्सलवाद को खत्म करके लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो ये विकास जो बोला सो किया कांग्रेस की पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया, भारतीय जनता पार्टी की खोखली। बार बार आप कांग्रेस की बात कर रही तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि 70 साल में जो गद्दे किए हम वो भर रहे हैं। मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ, धन्यवाद मोदी जी कि 70 साल में तैयार की गई कांग्रेस के अस्पतालों में जो है हमारे देश के लोगों का इलाज हुआ। धन्यवाद मोदी जी कि आपने NITT जो है, हमारे एयरलाइंस जो है, जितने भी सरकारी संस्थान है उनको आपने अडानी अंबानी के मित्रता में बेच दिया। धन्यवाद मोदी जी कि महिलाओं के सम्मान के विषय में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोलते हैं, किंतु आपने महिलाओं की अस्मिता को तार-तार करते हुए बलात्कारियों को टिकट दिया। धन्यवाद मोदी जी कि आपने युवाओं को अग्निशमन जैसे, जो अग्निवीर जैसे योजनाएं लाके 4 साल का ठेंगा देके ऐसे ऐसे चलता कर दिया। धन्यवाद मोदी जी कि अंबानी अडानी को धनाढ्य करने के लिए हम गरीबों के जेबों से आपने नोट निकाले, उनको अमीर बना दिया। धन्यवाद मोदी जी कि आज भी आप हमारे देश को चलाने के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं, मोर से बातें कर रहे हैं, चीतों को खाना खिला रहे हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो डिस्कवरी में खुद ही जा रहे हैं। पर देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाओं के लिए आपके पास बात करने के लिए समय नहीं। लेकिन आपको ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए जिनने देश हित के लिए घर परिवार छोड़ दिया। मैं यही तो दुर्भाग्यजनक मानती हूँ कि जिनका परिवार नहीं, जिनकी पत्नी नहीं, जिनका बच्चा नहीं, जिनका सम्मान नहीं होना है, जो रिश्तों की अहमियत नहीं जानते हैं, जो पकौड़ा तलने को युवाओं का रोजगार बोलते हैं, हमारी जैसी डिग्री वालों को जिन्होंने लाके खड़ा कर दिया सड़क पे, वो रिश्तों की अहमियत, महिलाओं की अस्मिता की संवेदनशीलता को कभी नहीं समझ सकते। लेकिन लास्ट में मैं सवाल पूछूंगी कि क्या लग रहा है
आपको जिस तरीके से अगर खेल जगत में ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है? देश का भविष्य खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, न्याय व्यवस्था खतरे में है। देश के गौरव होने के बाद, देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आने के बाद गरीब वर्ग से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी विभिन्न कठिन परिस्थितियों में आते हैं। खतरे में, लेकिन देश मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में, इसीलिए तो चीन के पास चला गया हमारा आधा राज्य। अरे उस समय जब नेहरू जी थे, जब इंदिरा जी थी, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ ललकार लगाई थी। या तो हमने आंखें लाल की है। मेरे को लगता है उनको सिप्रोफ्लॉक्सिन की जरूरत है, उनको बोलो इन्फेक्शन हो गया लगा ले। करते हैं 18 घंटे काम करते हैं, इसीलिए हमारे देश की हालत ये है कि आज युवा बेरोजगार है, महिलाएं सड़क पर आंसू बहा रही हैं, महिलाएं जो है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेकर घूम रही है। पैसा दे दो भाई, पैसा दे दो, भरवाना है सिलेंडर। महंगाई कहाँ है? महंगाई, अरे मोदी जी को नहीं पता चलेगा, उनका सूट बूट 72 लाख रुपए का है मैडम। हमसे पूछिए, हम गृहिणी है, 200 रुपए का तेल, उसके बाद पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए पैसे, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे। और मैडम सुनिए मेरी बात, हम तो है बेरोजगार युवा, हमको क्या करना है? जिंदाबाद करना है। हमको बस पढ़ाएंगे क्या? वो राम जी जो नफरत बांटते हैं, वो राम जी जो लोगों के बीच में विभाजन करते, मैं उस राम को मानती हूँ। मैं वो हिंदू हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 14 साल के वनवास में गए और प्रेम, सौहार्दता, भाईचारा और त्याग तपस्या को बताया। तो ये विभाजन वाली राजनीति, इस पे वो गर्व करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहती हूँ, देश की आवाम अब जाग चुकी है। कर्नाटका से आपको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है, आने वाले चुनावों में और भी राज्यों में लोकतंत्र के तरीके से जवाब देंगे।